बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। आज 19 तारीख़ है अप्रैल की, और 19 तारीख़ अप्रैल की जो है ये हमारे लिए एक बड़ी अहम एक तारीख़ की हैसियत रखती है, क्योंकि 19 तारीख़ को आज से 6 साल पहले अब तक टेलीविज़न जो है इसका आगाज़ हुआ, और ये एक पूरी एक फ़ैमिली है अब तक की। एक जितना भी स्टाफ है, जितने भी लोग काम करते हैं, एंकर्स हैं कैमरे के इस पार, कैमरे के उस पार, एक ताल्लुक़, एक प्यार मोहब्बत जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो पैदा हुआ। तो मैं बस मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपने चैनल को ख़ास तौर पे, और अब तक चैनल देखने वाले जितने भी लोग हैं कि उन्होंने वाक़ई एक एतमाद दिया, एक चीज़ को पसंद किया, और ये अपने मिशन के ऊपर जो है अब तक चैनल वो सही अंदाज़ में काम करता रहा और आइंदा भी इसी तरह करता रहे। बस जो एक सहाफ़त का सही एक किरदार है, हमारी दुआ है कि सारे ही चैनल्स जो हैं वैसे अपना किरदार अदा करें, मगर अब तक टीवी की जानिब से जो बेहतरीन कोशिशें हैं मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे चैनल ने इस कुर्सी पे मौका दिया, आप लोगों से एक प्यार मोहब्बत का एक ताल्लुक़ का एक सबब बना ये चैनल। ओके जनाब, आज अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक हमारा कोई आज ख़ास कुछ स्पेसिफ़िक टॉपिक उस तरह नहीं है, मगर यस, जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें मौजूदा सूरत हाल में जो चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, जो चीज़ें ज़ेर बहस हैं, आज वही हम अपने प्रोग्राम में भी ज़िक्र करेंगे। जैसे कि अभी हाल ही में अभी जो सबसे बड़ा इवेंट जो मौजूदा सूरत हाल के हवाले से देखा जाए, जो मेरे लिए बड़ा तकलीफ़ देह है, वो ये है कि कल के दिन उरमाड़ा में 14 अफराद को शहीद कर दिया गया। दहशतगर्दी के हवाले से हम ये सुन रहे थे कि जनाब दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो चुका है पाकिस्तान में। अगर ख़ात्मा हो चुका है तो क्या ये दोबारा जन्म ले रहे हैं, और अगर ख़ात्मा नहीं हुआ तो फिर हमें ये कहा क्यों गया है? वो बेचारे, वो जिनके घरों के अफराद शहीद हुए, क्या उन लोगों के सामने हम ये जुमला कह सकते हैं कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो गया? ये क्यों है वजूहात, ये मतलब कैसे हो रहा है? ठीक है, इसके पीछे गैर मुल्की ताकतें ज़रूर होंगी, मगर कहीं न कहीं हमें ख़ुद भी जो है वो ऐसे मददगार और वो सारे सहूलतकार और ऐसे मंसूबा बनाने वाले सारे लोगों को के गिरेबान पकड़ने की ज़रूरत है। हम बहुत सी जगहों पे ढील तो करते ही हैं। शहर में पुलिस की फायरिंग से बहुत सारे शहरी जो है वो हलाक हो रहे हैं, मतलब इस तरह की ख़बरें आ रही, कभी कोई बच्चा चला गया, कभी कोई शहरी चला गया। तो ये जो है ना, कल मौजूदा सूरत हाल के हवाले से मुझे ये ख़बरें बड़ी तकलीफ़ दे रही थी। उसके साथ ही एक बहुत ही बड़ी ख़बर जिस पे सभी बहस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपनी अपनी राय से वो मतलब एक दूसरे के साथ जो है वो बात कर रहे हैं। जैसे असद उमर साहब कल मुस्ताफ़ी हो गए, तो उन्होंने एक दर्जा जो है ना नीचे आने की, काबीना से बिल्कुल उन्होंने ये कहा है कि काबीना छोड़ दिया उन्होंने और वज़ारत छोड़ दी। तो ये एक बड़ी तनकीद वाली ख़बर भी है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए सराहने वाली ख़बर भी है, और हो भी ऐसा ही रहा है। कुछ तनकीद कर रहे हैं कि इनसे डिलीवर नहीं हुआ, ये देखें हम तो पहले ही कह रहे थे और उन्हें सीट छोड़नी पड़ गई। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वाकई उन्होंने किसी ज़िद और अना की वजह से सीट, अपने कुर्सी अपने पास नहीं रखी। तो ठीक है, इसके तनकीदी पहलू और इसके अच्छे पहलू जो हैं आज हम दोनों अपने प्रोग्राम में ज़िक्र करेंगे। क्या इस फ़ैसले से मुल्क व कौम को कोई फ़ायदा हो सकता है, और ऐसी सूरत हाल क्यों पैदा हुई है? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के पहले सफ़ के सिपाही हैं असद उमर, और उनका पीछे हटना, इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं? क्यों उन्हें उतारा गया है या वो हटे हैं? बहुत सारे सवालात हैं। ये पहली विकेट है, ओपनिंग बैट्समैन है, और वैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तो हमेशा से ही ओपनिंग की तरफ से मसाइल रहते हैं। तो ये यहाँ पे क्या हुआ है,
ओके, खैर जनाब, इस बारे में बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, पहले मेहमान जिनका मैं तारुफ करवाऊंगा, ये एंकर पर्सन हैं, तजज़ियाकार हैं, जनाब नदीम मौलवी साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक कैसा। गुड, माशाल्लाह। और मेरे साथ जो दूसरे मेहमान हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस के चेयरमैन हैं, जनाब अमानुल्लाह खान पराचा साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सही, ओके। नदीम मौलवी साहब, आप ये जो हुआ है, जो अपना असद उमर साहब वाला ये जो वाकया, इसको किस नज़र से देखते हैं? तनकीदी नज़र से या अच्छा एक कोई? नहीं, मैं तो समझता हूँ, देखें, असद उमर साहब ने जितनी अच्छी तरह एंग्रो चलाया था और जितनी अच्छी तरह वहाँ से रिज़ाइन दे के गए थे, उसी तरह हुकूमत को भी उसी तरह एंग्रो की तरह चलाया और यहाँ भी रिज़ाइन दे के गए। तो ये कोई नई बात तो नहीं है। लोगों को पता है कि कितने अच्छे एंग्रो कॉर्पोरेशन चला था उनके दौर में, और लोगों को ये भी पता है कि उस दौर में भी रेजिग्नेशन थी विदाउट गिविंग एन एक्सप्लेनेशन। अब देखें, बात ये होता है, जब एक आदमी रिज़ाइन करता है ना, तो बहुत सी चीज़ें जब मैं अगर रिज़ाइन करूँगा तो मैं एक्सप्लेनेशन दे के करूँगा कि भाई ये वजूहात थी, ठीक है। और अगर नहीं देता तो वही बात होगी कि एंग्रो कॉर्पोरेशन से निकल गए साहब। जैसे बहुत सी जगहों पे इदारों में ये होता है कि यार आप खुद निकल रहे हो या हम निकालें। अगर आप खुद निकल रहे हैं तो इज्जत से रेजिग्नेशन के साथ निकल जाइए, वरना हम आपको निकाल देते। बात ये होती है कि देखिए, कोई भी कारकर्दगी अच्छा कर रहा होता है, किसी भी इदारे में आप ले लें, तो उसको सराहा जाता है, उसको निकाला नहीं जाता। और रेजिग्नेशन जो है ना, वो लोग देते हैं जो कि या तो इससे कोई अपग्रेड करने जा रहे हो। देखिए, आप रिज़ाइन उस वक्त देंगे जब आपको इससे बेहतर सहूलत मिल रही हो, या एक ज़्यादा बेहतर जगह पे जा रहे हो, या आपकी ज़रूरत कहीं और पड़ रही है जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो जो मईशत के हवाले से वो डिलीवर नहीं कर पाए जो उनसे अवाम एक्सपेक्ट कर रहे थे। देखिए फ़हीम, आपने अपने इंट्रो में बड़ी अच्छी बात कही कि इदारे वो कामयाब होते हैं जो एक फ़ैमिली की तरह होते हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो फैमिली होती है अच्छे तरीके से काम करे। आप हुकूमत की बात करें, मैं एक छोटा सा इदारा है हुकूमत का, पाकिस्तान टेलीविज़न। इसके अंदर ये सिलसिला रहा अभी कुछ दिनों पहले कि 2 साहब थे डायरेक्टर के लिए रन कर रहे थे, ठीक है जी। अब उनमें से एक साहब बन गए डायरेक्टर, एक साहब बन गए हेड ऑफ कंट्रोलर, हेड ऑफ करंट अफेयर। अब जब डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने कहा जी हेड ऑफ करंट अफेयर के जितने भी लोग होंगे ना, जो उनके जो लोग थे, उनको ब्लैक लिस्ट कर दो, ठीक है। वो ब्लैक लिस्ट हो गए। अब ये दोनों जो है रिटायर्ड हो गए, डायरेक्टर भी और हेड ऑफ करंट अफेयर्स भी। तो नुकसान किसका हुआ इन दो के जंगों में? पाकिस्तान टेलीविज़न का हुआ। क्यों? क्योंकि किसी पाकिस्तान टेलीविज़न के मैनेजमेंट ने या मिनिस्ट्री ने ये नहीं पूछा कि भाई जो इतनी लिस्ट बनाई आपने, जो ब्लैक लिस्ट किया, उसके पहली बात है कोई कानून तो होगा, कोई रीजंस होंगे। ये कह देना कि जी मुझे तो वो पसंद नहीं है। हुकूमतों में भी यही होता है, सही। जब कोई अच्छा काम कर रहा होता है। देखिए, इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है एक फैमिली की तरह कि अगर ऑपोजिशन अच्छा आपको सोल्यूशन दे रही है तो आप उसको भी सुने। आपके अंदर भी जो लोग हैं, हमारे यहाँ फेवरेटिज्म की वजह से कि मेरी फ़हीम से बड़ी अच्छी दोस्ती है तो मुझे फ़हीम को ही काम, हम इंसाफ नहीं कर रहे होते। देखिए, हम जो तब्दीली की बात कर रहे थे ना, हम तब्दीली हमेशा से लाते थे कि जी तब्दीली आएगी तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ तब्दील होंगी। आप मुझे बताएं कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ तब्दील हुई? 51% एफडीआई की डिक्लाइन आई है 9 मंथ्स की। आज रिपोर्ट है कितना? 51% एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन हुए 9 महीनों के अंदर। ये आज बिजनेस रिकॉर्ड अखबारों की खबर है। सही जी। अमानुल्लाह साहब, आपकी क्या राय है इस हवाले से? काफी नाराज लग रहे हैं, मैं चेहरे से मुझे लग रहा है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुबारकबाद आपके चैनल को, ख़ास तौर पे चेयरमैन अब तक को जो खदमात दी उन्होंने इस दौरान में पाकिस्तान के लिए। आपका सारा अमला मुबारकबाद का मुस्तहिक है। हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की खातिर जो अब तक खिदमत दे रहा है अंजाम, तो वो आइंदा भी देता रहेगा। जो बात आपने अभी की असद उमर साहब के हवाले से, मईशत का 10 महीने में बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क बर्बाद हो गया, लोगों की चीखें निकल गईं। ख़ुद कहते थे
वज़ीर ख़ज़ाना, दुनिया की तारीख़ में पहला वज़ीर ख़ज़ाना देखा जिसने कहा आवाम की चीखें निकल रही हैं और भी निकलेंगी। लोग तसल्ली देता है, इन्वेस्टर को यहाँ से भगा दिया, इदारों को खौफ व हरास ने मुल्क के अंदर इन्वेस्टर भाग गया है, जो इन्वेस्टर हैं वो खौफ के मारे बाहर नहीं निकल रहे। इस कदर FBI, FIA, NAB इस किस्म की पॉलिसियाँ लाई गई हैं। अना इससे पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी उन इदारों को इस्तेमाल किया, आज भुगत रहे हैं, और अब ये भी उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि मुल्क का क्या हाल है। रियल इस्टेट ज़ीरो, ट्रेडिंग ज़ीरो, एक्सपोर्ट ज़ीरो, रुपए का हाल 40% डिवैल्यू हो गया। तब भी हम अपोजिशन के अभी नदीम साहब कह रहे थे कि अपोजिशन को और हुकूमत को एक पेज पर होना चाहिए। इस वक्त मुल्क इस इतने बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है कि हम इंटरनेशनल डिफ़ॉल्ट होने की तरफ जा रहे हैं, और ऐसे मौके पर इस तरह काबीना की विकटें गिरा देना और उसके बाद बगले बजाना, ये बहुत बड़ी नाकामी है, बहुत बड़ी नाकामी है। अवाम को इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है कि आपने क्या रिजल्ट दिया। अवाम इस वक्त देख रहा है कि मेरी रोटी का क्या हुआ। 8 रुपए वाली रोटी 12-14 में हो गई है। लोग नोट का थैला भर के लेकर जाते हैं, उनको सब्ज़ी उसके उतने पैसों में नहीं मिलती। उन अस्पतालों में उनके इलाज का क्या पोजीशन है। अद्वियात 350% बढ़ गई हैं। आप देखें ना, दूध जो है वो 100 रुपये 110 रुपये बाज़ार गवर्नमेंट कह रही है, लेकिन बाज़ार में 125 रुपये बिक रहा है। गोश्त 1100-1200 रुपये किलो बिक रहा है। दालें चीनी की बोरी 600 रुपये बोरी बढ़ गई है। लोगों को इस बात की फिक्र है। उस स्कूल की फीसों का हाल देखें, लोग कहाँ जाएं, मुझे बताएं। 15 से 20 हज़ार आमदन या तो ख़त्म हो गई है या कम हो गई है। देखिए ये कहते थे ना, मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा तकलीफ में जो मुतवसत तबके का शख्स है, जो बहुत बड़ी तादाद है। गरीब तो है ही परेशान हाल, मुतवसत तबका ख़त्म हो रहा है। अगर मुतवसत तबका ख़त्म हो जाए बीच में और अमीर और मुतवसत के दरमियान, तो आप ये देखें कि एक मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है। लोगों की जो है इस वक्त बहुत बड़ा गुस्सा है। आज अगर आप, लोग नहीं चाहते कि हमें जो जमहूरियत से वास्ता है, लोग गुस्से में, लोग कहते हैं हमारा क्या हुआ, हमारा पेट नहीं भर रहा, हमारे बच्चों का क्या हाल है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आप देखने, कोई तो एक ऐसी चीज़ हो जिसमें गवर्नमेंट ने कोई अच्छा काम स्टेप लिया हो। तो असद उमर साहब ने देखिए, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, असद उमर साहब का ये जो वज़ीर ख़ज़ाना का जो है मुस्ताफ़ी होना, ये किस कदर हमारे लिए बेहतर है, या ये बेहतर हुआ है, या इन्हें कंटिन्यू करना चाहिए था, डिलीवर करने के लिए वक्त लेना चाहिए था? नहीं सर, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, इमरान खान साहब को ये फैसला बहुत पहले करना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने मसलहतन उनको बढ़ाया। अब क्योंकि इतनी वो तारीफ़ें कर चुके थे उनकी इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद, और अपनी टीम का नंबर 1 हीरो बताना सोचना चाहिए था। एंग्लो उसमें यूरिया में क्या करके आए हैं, और उसके बाद अब इन्होंने यहाँ क्या करना था, जो आदमी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सका। और बाकी जो भी उनके वज़रा है, पेट्रोलियम के वज़ीर अपने CNG स्टेशन नहीं चला सके। IT का वज़ीर कहता है मैं डॉक्टर हूँ, मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता। अभी भी और भी बहुत सारे लोग बाकी हैं। तमाम मिनिस्टर जो आज बैठे हुए हैं, उनमें से कोई ऐसा मिनिस्टर नहीं है जिसको इस फील्ड से तजुर्बा हो। अभी ये लेकर आए हैं हफीज शेख। तो ये जो तब्दीलियां कर रहे हैं, इधर के लोग उधर के इधर, कुछ ऐसे करके कुछ भी कर लें, जब तक ये खौफ व हरास मार्केट के अंदर नहीं ख़त्म करेंगे, इस मुल्क के अंदर या तो वही पॉलिसी ले आए जो 2002 में आज़ादाना पॉलिसी थी कि एक दफ़ा जब बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है या इन्वेस्टर जो है FBR को रिटर्न दे देता था, दोबारा से पूछगिछ नहीं होती थी। लोगों का ज़बरदस्त काट रहा था, जितने पैसे आप ले जाएं, जितने पैसे आप मुल्क में ले आएँ, और कोई पूछ-गुछ नहीं थी। पैसा आ रहा था कि इतनी तेज़ी से आया कि यहाँ तकरीबन 150 से ज़ायद इन्वेस्टमेंट बैंक थे। आज एक इन्वेस्टमेंट बैंक, मुशर्रफ साहब के दौर की बात, मुशर्रफ साहब की काफली की जो गवर्नमेंट थी, उसमें शौकत अजीज़ की जो पॉलिसियाँ थी, उनको उसी में हफीज़ शेख भी थे, सलमान शाह भी थे, ऐसे अच्छे हमारे यहाँ बड़े मैं समझता हूँ कि हफीज़ शेख की अपॉइंटमेंट बहुत अच्छी है। अगर वो उन्होंने वही आज़ाद पॉलिसी की, और ये पॉलिसी उस वक्त तक कामयाब नहीं होगी जब तक इदारों का खौफ आप इस मुल्क से ख़त्म नहीं कर देंगे। इन्वेस्टर बाहर आने वाला नहीं है। सही है। देखें रियल एस्टेट पे आज लोग हाथ जोड़ रहे हैं। जितने बड़े आपके टाइकून हैं, बिजनेस टाइकून जिनको आप कहते हैं, जिनकी अपनी शुगर मिले हैं, पाकिस्तान भर में कोई तबका ऐसा नहीं है जो आप एक ऐसे बहुत अच्छी लाइफ गुजार। एक ब्रेक का वक्त है जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस हवाले से बात करेंगे कि जो नए
वज़ीर ख़जाना आएंगे वो क्या वो कुछ डिलीवर कर सकेंगे? ऐसी सिचुएशन, ऐसा ग्राउंड, ऐसी पिच उनके पास है खेलने के लिए? एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए। बैक आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं हमने देखा कि हुकूमती सतह पे काफ़ी बड़े पैमाने पे तब्दीलियां हुई हैं और इस हवाले से आगे के मुल्क को कौम को क्या फ़ायदा हो सकता है और किस तरह जो है ये सियासी मैदान में थोड़ी सी एक बेहतरी आ सकती है, इस हवाले से बात कर रहे हैं। मेरे साथ नदीम मौलवी साहब मौजूद हैं आज और अमानुल्लाह खान प्राचा साहब मौजूद हैं। नदीम मौलवी साहब, ये बताइए, जैसे कल असद उमर साहब ने, अभी आप कह रहे थे ना कि किसी को जाने से पहले कंपनी खुद कहती है कि भी आप रिज़ाइन दे रहे हैं जी, या फिर हम खुद आपको टर्मिनेट कर दें। सही, ठीक है, ये तो जनरली एक प्रैक्टिस है जो हम देखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे ऐसा हुआ होगा, इंटायरली डिफरेंट सिचुएशन भी हो सकती है या तो ये मगर उन्होंने जाते जाते एक बयान दिया, वो मैं जो सुन रहा था वो ये था कि, और उसका मतलब कुछ ये था कि ये मत समझिए कि जो नया वज़ीर ख़जाना आएगा वो आके कोई मौजज़ा कर देगा या दूध शहर की नहरें बहेंगी, हालात उसके लिए भी बहुत ज़्यादा टफ हैं, कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, ये जाते जाते वो खबर देंगे। अब आप बताइए, क्या वाकई ही ऐसी ही सूरत हाल है? ये इसी तरह रोना धोना लगा ही रहेगा? हमें हमेशा की तरह पिछला शख्स नए आने वाले शख्स से बेहतर महसूस होता रहेगा? देखिए, आज 70 साल से ज़्यादा हो गए बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, और हमारे यहाँ तो आम तौर पे ब्रांडेड होते हैं, ये जाएंगे हफीज़ शेख जाएंगे, कैसर बंगाली, या कोई नया नाम सुना आपने? यानी कि वो सारे वही पैटर्न है। हमारे इमरान नए लोग हैं आपके पास, नए स्टूडेंट पाकिस्तान के पास क्या पीएचडी नहीं है? यूनिवर्सिटियों में जो पढ़ा रहे हैं, जो इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, जो आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, जो कि बाहर ममालिक से लोग आके ले जाते हैं। आपका बेहतरीन दुनिया का जो आज तक दुनिया मानती है, महबूबुल हक साहब, जिन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को 60s में बदल दिया था, उसके साथ क्या हुआ था? उनको भी तो किसी ने पहचाना नहीं, वो बाहर मुल्क गए, उन्होंने बाहर मुल्कों की इकोनॉमी बदल दी, फिर उन्होंने अमेरिका के स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू। वो दुनिया के बेहतरीन, आज भी उनकी जो लिखी हुई तहरीरें हैं लोग पढ़ के सीख रहे हैं। तो पाकिस्तान में बहुत महबूबुल हक साहब जैसे लोग हैं, पर हमारे यहाँ थोड़ा सा, जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि फेवरेटिज्म से हटके गए, जी पीटीआई के बहुत पुराने मेंबर थे असद उमर साहब, तो सर अब उसको कुछ तो मिनिस्ट्री देनी है। तो हफीज शेख साहब की इनका ताल्लुक किस जमात से? देखें, अब मैं सिर्फ इस चीज को, हम जमातों को अगर छोड़ के हम आए, वैसे है किस जमात से? क्योंकि अभी जमात की बात कर रहे हैं, मुस्लिम लीग से है, तो इन्होंने मुस्लिम लीग के वो सिपाही की मदद ली है, ये कह रहे हैं आप? अगर सर, बहुत से, अब मैं क्या बताऊं, बहुत से इस दौर के उधर चले जाते, इस दौर के इधर आ जाते हैं। बात ये होती है, पावर गेम है और फेवरेटिज्म है। बात ये होती है कि न्यू इन्वेंशंस की तरफ या न्यू लोगों की तरफ पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन डॉक्टर कहाँ जाता है? अमेरिका। पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन, आप माइक्रोसॉफ्ट उठा के देख लें, वो आके ले जाते हैं पाकिस्तानी बच्चों को। ये पूरी दुनिया में इंटरनेट पे देख लें, वो सबसे अच्छे निकलते हैं। क्योंकि वो रिसर्च कर रहे होते हैं नए लोगों पे। यही पाकिस्तानी है ना जिसने पहले दुनिया का हार्ट क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांट किया था, वो पाकिस्तानी था। सही है। अच्छा, अब ये बताएं कि जो नए वज़ीर ख़जाना है, इनके आने से कुछ थोड़ी सी बेहतरी की तवक्को है? देखिए, अगर ये बाकायदा बैठ के, मैं अगेन कहूँगा कि एक पॉलिसीज़ को बेहतर करेंगे तो मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है। अभी भी ऐसा चांस है? बिल्कुल 100% चांस है। ये तो फिर भी अभी इस पोजीशन पे है। अगर खुदा न खास्ता हम डिफ़ॉल्ट भी कर जाते या कुछ, तब भी मुल्कें वापस अपने कदमों पे उठी हैं। ईरान की मिसाल मैं दूंगा आपको। ईरान को दुनिया भर के सैंक्शंस लग गए थे, कहीं से उन्होंने लोन्स नहीं मिल रहे थे, ना इंटरेस्ट पे ना कुछ। लोग, दुनिया ये समझ रही थी ईरान तबाह ख़त्म, बर्बाद हो जाएगा। वो अपने पैरों पे उठी वो कौम। तुर्की की मिसाल ले लें, तुर्की की हालात आज पाकिस्तान के हालात जैसे हैं, पर आज भी उनके सदर पॉलिसीज़ पे कर रहे हैं।
उन्होंने क्या कहा, उन्होंने किसी ने कहा कि जी तुर्की के सदर को कि जी आप इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दें, आपके रिजर्व्स देखें आप। उन्होंने कहा मैं इंटरेस्ट रेट बढ़ा दूंगा, तो मतलब यह है कि तमाम इंडस्ट्री के लोग जो काम कर रहे हैं वो बाकायदा उनके लिए मसला होगा, प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। देखिए आज हमारे यहाँ पाकिस्तान में हम कहते हैं ना कि रेवेन्यू का मसला है, टैक्सेस का मसला है। आपके 70% से ज़्यादा जो है ना वो इनडायरेक्ट टैक्सेस लोग देते हैं, यानी कि दूध के डब्बों पे, इस पे। आज जब कोई दूध का डब्बा खरीदेगा ही नहीं तो टैक्स भी नहीं मिलेगा हुकूमत को, वो फैक्ट्री मालिकान को पैसे नहीं मिलेंगे, वो फैक्ट्री बंद कर देगा। तो ये पॉलिसीज़ होती हैं, आपको ये देखना चाहिए कि जी पॉलिसीज़ क्या लेके आ रहे हैं ना। सही फ़हीम साहब, असल चीज़ है आपको पाकिस्तान को इस वक्त करना चाहिए एग्रीकल्चर ग्रोथ पे अपनी सारी तवज्जो लगानी चाहिए, क्योंकि हम कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारी बिजली महंगी है, हमारा गैस महंगा है, हमारे पास वो सहूलतें नहीं है कि हम इंटरनेशनल मार्केट से कम्पीट कर देखिए सकें। ये तो इनकी स्ट्रेटजी थी कि पता नहीं, एक मुझे नहीं पता ये किस हद तक मुस्तनद खबर है, मगर अवाम से ये महंगाई करने के बाद जो है वो महंगाई की वजह से कई 100 अरब जो है वो इकट्ठे किए गए, मतलब मुल्क चलाने के लिए शायद कर्जे कम लिए जाएं, कुछ ऐसी। मगर क्या सर आपकी तरफ क्या ये नए वज़ीर ख़जाना आएंगे, उनके आने से महंगाई में कोई थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा? क्या आवाम को रिलीफ मिल सकेगा? कुछ ऐसी उम्मीद रखी जा सकती है, या बस जो हो रहा है होने दें हम फिर आगे अगर यही पॉलिसियाँ रखी गई जो पिछले 9-10 महीने से हैं, तो आप रिलीफ की तवक्को छोड़ें और तैयार हो जाएं। 10 गुना ज़्यादा महंगाई होगी। रमज़ान शरीफ आ रहा है, कोई किसी किस्म की गवर्नमेंट ने सब्सिडी का अनाउंसमेंट नहीं किया। रमज़ान में भी देखिएगा कि आशुरा नया बजट आने वाला है, उस पर भी आप देखिए क्या होने वाला है। जब तक पॉलिसी ऐसी नहीं बनेगी कि आज़ादाना लिबरल पॉलिसी, चंद अपोजिशन के लोगों को आपने किनारे लगाने के लिए पूरे मुल्क के जितना बिजनेसमैन है, छोटा बड़ा, जितना बड़ा छोटा इंडस्ट्रियल है, सबको आपने तकलीफ़ में डाल दिया है। आपने अगर मैं समझता हूँ सियासतदानों के लिए जो एहतसाब का अमल है वो अलहदा कर देना चाहिए। बिजनेसमैन जो माशरे की रीढ़ की हड्डी का हैसियत रखते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके मामलात को एहतसाब से अलग रखना सरकारी चाहिए, इदारों का अलग कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए, ताकि ताकत दे के वो बदमाशी कर रहे लेकिन हैं। जिस तरीके से वो बदमाशी हो रही है आम लोगों पर, कोई बिजनेसमैन, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ना नई इंडस्ट्री लगाने को तैयार है, ना ट्रेड लगाने को तैयार है। इस कदर रुपया डिवैल्यू से ये नहीं हुआ कि एक्सपोर्ट बढ़ गई और इम्पोर्ट, लोग डर गए, इम्पोर्टर बैठ गया तो कह रहा जी इम्पोर्ट कम होगी। वो इम्पोर्ट भाई ज़रूरत तो नहीं ख़त्म हुई, ज़रूरत मौजूद है। इम्पोर्ट इसलिए बंद हुई कि वो टोटल खसारे में जा रहा है। पूरी दुनिया, अमेरिका जैसा मुल्क रियल एस्टेट पर डिपेंड करता है। पाकिस्तान की सैकड़ों एलाइड इंडस्ट्रीज़ मुंसलिक हैं रियल एस्टेट के साथ। बिल्डिंग बनेगी तो सरिया मिल चलेगी, रंग की इंडस्ट्रियाँ चलेंगी, पाइप इंडस्ट्री चलेगी, सीमेंट इंडस्ट्री चलेगी, टाइल्स, दुनिया भर का। उसके साथ फिर लाखों लोग जो है उसके साथ वो मुंसलिक है। 35 लाख आदमी इस 8-9 महीने में बेरोज़गार हो गया है। कोई कैलकुलेशन तो हो यार, 35 लाख आदमी एक बहुत बड़ी फिगर है। और इससे लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। अगर आपने यही पॉलिसी रखी और ये नए वज़ीर ख़जाना ने भी अगर ये स्टेप नहीं लिया, इदारों की मदाखलत अगर पाकिस्तान के जो माशी हब हैं शहरों में अगर ये सिलसिला ख़त्म नहीं किया, तो मैं नहीं समझता कि आप बिल्कुल उम्मीद न रखें। एक आने का फ़र्क नहीं आएगा और मज़ीद महंगाई बढ़ेगी, मज़ीद खौफ आरास होगा। और एक बात याद रखें, इन्वेस्टर या सरमाया जो है किसी का रिश्तेदार नहीं है। अगर आप यहाँ नहीं देंगे, बड़े बड़े मुल्क कनाडा, तुर्की, $2 लाख में आपको वहाँ जाएं, आपको घर भी मिल रहा है उस $2 लाख के डिक्लेरेशन पर। और ये 2 लाख पाकिस्तानी कितने बने, 3 करोड़ रुपया। उतने में घर नहीं मिलता पाकिस्तान में, फ्लैट भी नहीं मिलता। वहाँ घर मिलेगा, आपको नेशनलिटी मिलेगी, आपको पासपोर्ट मिलेगा। कनाडा में $2 लाख रखाएँ, वहाँ नेशनलिटी मिल जाती है, आपको जगह मिल जाती है। तो पाकिस्तान में लोग सरमाया वो देखता है कि मैं कहाँ महफूज हूँ। लोगों में इतना खौफ आराज फैला दिया कि यहाँ से सरमाया निकल रहा है। आप क्या, जब आप बाहर जाकर भी मुल्क की बड़ी बड़ी शख्सियत बाहर जाके भी कहते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन है, पाकिस्तान करप्ट है, पिछले हुक्मरान ने, ये हमारा इंटरनल मैटर है। हमने वहाँ पर भी हर जगह जाके यही कहा। तो लोग जो इन्वेस्टर है वो कहता है ये खुद अपने मुल्क की तारीफ़ कर रहे हैं, तो हम क्यों वहाँ जाएँ।
तो कोई ऐसा इस तरीके से आप क्या समझते हैं कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे सही। हैं, पाकिस्तान में बेरोजगारी खत्म कर रहे हैं, पाकिस्तान में जिस तरीके से अगर नहीं, वही आपने ना कि किसी भी तबके से ताल्लुक रखने वाला कोई भी शख्स जो है, कोई भी फील्ड, कोई भी शोबे के लोग इस वक्त खुश नहीं है। कोई खुश नहीं है। हाँ, मतलब वो सब वजह क्यों परेशान है है? कारोबारी एतबार वजह से। क्या है? कभी 2 मिनट सोच लेना कि लोगों ने बड़ी उम्मीदें लगाई थी पिछले हुक्मरानों ने, नो डाउट करप्शन की, लेकिन अगर अब आने वालों में बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन 72 महीने उसके अंदर ऐसे हैं जो उन पार्टियों से ताल्लुक़ रखते थे, पॉलिसीज़ भी उन्होंने उसी तरह से मोरल लेस उनको कंटिन्यू रखा। और अब जो जिन लोगों ने कुर्सी से ज़्यादा वफादारी की, लोगों ने पार्टी से लॉयल्टी दिखाई, ये लोगों बात- ने पाकिस्तान के साथ कोई वफादारी नहीं, पाकिस्तान के अवाम ने सही है। जिन्होंने वोट दिए उस चीज़ को देख कर वोट दिया कि शायद हमारे वोट से इस मुल्क की किस्मत बदल जाए। लोगों ने बड़ी उम्मीदें लगाई थी, लोगों की उम्मीद क्या निकली? आज लोग क्या, आप यकीन करें, खुदकशियाँ हो रही हैं, घरों में फाके हो रहे लोग हैं। परेशान हैं। और बस एक्चुअली यहाँ बैठ के बात करने का मकसद भी यही है कि जो अभी नए मामला हो रहे हैं, क्या उससे कुछ बेहतरी हो सके। एक ही बेहतरी कॉलर है, हमारे साथ है सर, फिर बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? फहीम भाई, याहिया बात कर रहा हूँ। कैसे हैं याहिया आप? भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आपको खुशामदीद कहते हैं। किधर बड़े गायब बड़े हैं आप? दिन बाद मुझे मौका मिला है आपसे बात करने का। ऐसा मौजूद छिड़ा है जिसपे मैं बहुत दिल जला हुआ बैठा हूँ। और बस। अमानुल्लाह साहब ने तो बातें की है ना, वो हमारे सब लोगों की, बिजनेसमैन की दिल की बात करी है। देखिए फहीम भाई, पता है बात ये है कि रॉन्ग पर्सन ऑन द राइट प्लेस, जब आप किसी गलत बंदे को सही जगह लगाते हैं तो यही होता है। मुझे अफसोस पता है क्या होता है, तब्दीली का सफर जो है तबाही का सफर बन चुका है। उसकी वजह यह है कि जब आपने इतनी तैयारी, आपने सब कुछ आपको पता था, आपने एक एक आदमी की बेइज्जती की, उनके फॉल्ट्स बताए, दैट मीन्स उसके कॉम्पिटेंट बंदा आपको तैयार रखना चाहिए था। आपके पास ना कोई टीम थी, ना कोई बंदे थे जो इन चीजों को समझ सकें। हम लोग एक गुफ्तार के गाजी, हमें जो रंग दिखाया जाता है ना, उसके बाद जब लोग इक्तदार में आते हैं वो अपने दोस्तों को नवाजते हैं। अगर आप इनकी टीम देखें ना, मैं आपको बताता हूँ, बगैर मुझे किसी की हिमायत नहीं कर रहा, आप इनकी टीम देखें, टीम में कौन है? सारे इन्वेस्टर्स इनके बैठे में। आज मैं आपको बताऊं, डॉक्टर अशफाक हुसैन, डॉक्टर सलीम, जो इनके एडवाइजर्स थे, उन्होंने खुद आके टीवी पे कहा कि हमारी बात नहीं सुनते और ये अपनी दोस्तों की बात सुनते हैं। जब आप मोची की जगह मोची की जगह सर्जन और सर्जन की जगह मोची को लगाएंगे, मैं हमेशा कहता हूं तो यही असर होगा। अभी भी मैं कह रहा हूं, अभी पता है क्या होगा सहीम भाई, अगर आज भी इन्होंने ये अपनी पॉलिसी रिव्यू नहीं किया, आज देखें, अब टेक्नोलॉजी का वजीर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फवाद चौधरी को लगा दिया। अब मुझे बताएं, आईटी का मिनिस्टर जो है डॉक्टर को लगाया हुआ है। आप मुझे बताएं कि ये कोई वाइज डिसीजन है? अगर आप कहते हैं कि यू आर द कैप्टन, यू कैन मैनेज द थिंग, तो वेयर इज योर टीम? देयर इज नथिंग यू हैव। अब आप इकोनॉमिक की बात करें तो ये जो इन्होंने अमानुल्लाह खान में, ये इतनी सीरियस बात है कि आप एफडीआर को आपने इतनी अनलिमिटेड पावर दी कि आपके और किसी के अकाउंट में घुस के वो पैसे आपके सीज कर सकता है। आप भाई किसको कैसी पावर किसी को कैसे दे सकते हैं अनटिल इसके वो केस रिव्यू ना हो जाए, उस पर डिस्कस ना हो जाए। आप इंपोर्ट की बात करते हैं तो इंपोर्टर रो रहा है, इंपोर्टर को ऐसे आपने तबाही के साथ, चले एक्सपोर्ट तो पाकिस्तान की खत्म ही हो चुकी थी ना, इंपोर्टर रो रहा है, उनका सामान कंटेनर में पड़ा हुआ है। भाई हर बिजनेसमैन चोर नहीं होता, हर आदमी चोर नहीं है। और एक बात फहीम भाई, आप मेरी बात सुनिएगा, देखिए अगर किसी ने दरख्त लगाया ना, किसी ने भी लगाया, चाहे नवाज शरीफ ने लगाया, वो दरख्त आप इस बुनियाद पे नहीं उखाड़ के फेंक सकते कि वो दरख्त लगाया है, वो साया दे रहा है। अगर किसी ने अच्छा काम किया तो उसके अच्छाइयों को बुराई में तब्दील ना करें। प्रॉब्लम हमारे मुल्क की ये हो गई है कि जब हम इक़्तिदार से पहले आते हैं तो इतने सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं और हमारे पास तैयारी कुछ नहीं होती। जब हम आ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि एक क्रिकेट टीम चलाना और एक मुल्क चलाना बहुत फर्क होता है। मेरा सवाल नदीम मौलवी साहब से है, क्योंकि वो बड़े सेंसिबल आदमी हैं। देखिए आज हम जिस जगह खड़े हैं, हम 8 महीने में बहुत ज्यादा पीछे चले गए। अगर हम अपनी पॉलिसी रिव्यू नहीं करते और सही बंदे को सही जगह पे नहीं लाते, और अगर नहीं तो फिर हम यहाँ खड़े होंगे। फहीम मौलवी साहब, मेरे सवाल ये। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। 8 महीने में यहाँ खड़े हैं, अगर ये मामला इसी तरह चलते रहे तो हम कहाँ खड़े होंगे? ये उससे भी नीचे जाएंगे। आप देखिएगा कि हमारे पास जो सूरत-ए-हाल बन रही है, अगर ये सूरत-ए-हाल और चलेगी तो आप ये देखिएगा रुपया जो है 160-170 में पहुँच जाएगा, और जो है आप जो इस सही है, मजीद नीचे आएंगे, नीचे। और बेरोजगारी अभी देखा ना, अगर आप फवाद चौधरी को आपने लगा दिया, इसका मतलब एक फेल वजीर को आपने, उसने परफॉर्मेंस नहीं दी, तो उस पर मिनिस्ट्री में जाके परफॉर्मेंस क्या देगा? इस सब में, इस सारी चीज़ों में ये एक पहलू मुझे ज़ाती तौर पे ये मतलब बेहतर लग रहा है कि ओके, आपसे डिलीवर नहीं हुआ, आपने छोड़ दिया, ठीक है। ये एक ट्रेंड ज़रूरी है। उसको छोड़ नहीं दिया, उसको दूसरी मिनिस्ट्री में ट्रांसफर कर दिया। असद उमर को भी ऑफर की थी कि तुम जो है ना ये इसमें आ जाओ, बिजली पानी गैस में पावर में आ जाए, उन्होंने नहीं लिया। एक अच्छी रीड डाली उन्होंने कि ठीक है, मैं नाकाम हुआ, डेफिनेटली वो दूसरी जगह भी नाकाम हो जाते।
तो जो दूसरे मिनिस्टरों की वो मिनिस्ट्रियाँ चेंज किया वहाँ उन्होंने नाकाम होना है यार। ठीक है, अच्छा जी, बात सवाल हकीकत तो ये है कि देखें फेवरेटिज्म चाहे वो पीटीवी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे नैब हो, चाहे एफआई हो, फेवरेटिज्म से हट के प्रोफेशनलिज्म पे आना चाहिए। दूसरी मेरिट बात पे। मेरिट पे ओके, चाहिए। ठीक ये है। नहीं कि ये जी इसका दोस्त है या ये उस पार्टी का है या ये वो दुश्मन है, उसको रगड़ दो, उसको इसको खा रगड़ लो। दो। अच्छा, अगर आप असद उमर साहब की बात कर रहे हैं, इनकी दोस्ती है, इनके ताल्लुकात के खान साहब के साथ बात कर रहे हैं, तो वो तो इनके मतलब जब से थे वो एज इकोनॉमिस्ट ही इनके साथ थे वो, देखिए नहीं? ही वाज नेवर एन यार लोगों ने इकोनॉमिस्ट। शुक्राने पढ़े हैं कल। नहीं, ही वाज नेवर एन तो यार जान इकोनॉमिस्ट। छूटी है, लेकिन अभी भी लोग खौफजदा हैं। लोग चाहते हैं कि देखें अगर इमरान खान साहब ने इमीडिएटली कोई इनकलाबी इकदाम नहीं उठाए और एक इनकलाबी इकदाम चाहिए, इदारों की मुदाखलत नहीं ख़त्म की, ये मईशत नहीं उठेगी। ये लिख रहे हैं आप। पर सही। आज मुझे एक उम्मीद की किरण नजर आई है। आज सुबह जब मैं अखबार पढ़ रहा था, दो चीज़ बहुत अच्छी की इन्होंने। एक ये कि ईरान से इन्होंने लोन नहीं मांगा, बल्कि इन्होंने कहा है कि जी आप हमारे साथ ट्रेड करें, और ईरान ने बाकायदा इनसे कहा हम $4 बिलियन का ट्रेड करेंगे। ओके, देखिए नाइस। लोन का आज जो हम आपको बताए, पिछले हफ्ते $1 बिलियन पाकिस्तान ने दिया उन लोगों को जो 2012 में जिन्होंने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किए थे। ठीक है, क्योंकि 5 साल का उनका वो बॉन्ड का पीरियड था। बेसिकली उस टाइम पे 2012 में $2 बिलियन जो थे उन्होंने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किए थे, जिसकी एक मैच्योरिटी आ गई थी अभी अप्रैल में 5 साल का, दूसरी आएगी 10 साल की मैच्योरिटी में। देखिए बात यही, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि हम जो भी हुकूमतें आ रहे होते हैं ना, जो हम लोन ले रहे हैं, जो बॉन्ड्स इशू कर रही दफ़ा 7 7.5% पे किया था 8%, तो उसे हमें रीपेमेंट्स करनी है। ठीक है, अच्छा आज जो मुझे उम्मीद की किरण नजर आई है, फिर एक उन्होंने कहा है कि जी हम फ्री ट्रेड के जो मौके हैं मजीद और बढ़ाएंगे, श्रीलंका के साथ ट्रेड की ओके। बात कर। देखिए ये चीज़ें जो मुझे खुशाइन नज़र आती है, जो मुझे पीटीआई की पसंद आ रही है ये पॉलिसी, ठीक है। कि देखिए आप ट्रेड की तरफ जाए। ईरान एक बहुत अच्छा आपके पास एक मुल्क था जी हाँ। जिसने आपको कहा कि $4 बिलियन का ट्रेड करेगा। इसी तरह और यूएई है, पड़ोसी भी है। यूएई है, सऊदी अरेबिया है, तमाम ममालिक से आप ट्रेड करेंगे ना, तो आगे 10 सालों में आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। आज जो हम लोन ले रहे हैं, जिसे मैं तो मानता ही नहीं, मैं कहता हूँ सूद है। सूद का मतलब अल्लाह से जंग करना। जी हाँ, ये तो ठीक है, सीधा सीधा तो सीधी सीधी बात है, जो मईशत सूद पे खड़ी हो जाए तो वो मईशत कभी आबाद नहीं हो सकती, वो मुल्क कभी आबाद नहीं हो सकता। नहीं, वो सही है, ओके फाइन, मगर पूरी दुनिया में यही निज़ाम चल रहा है। सर ट्रेड, चाइना और अमेरिका का जंग किस बात पे आ रहा है? आपने ट्रेड। तो ये मुल्क हासिल किया तो देखिए मैं आज आपको बता दूं, नजरिए के तहत हासिल जो किया। जंग है ना, हमारी जो ट्रेड वॉर है अमेरिका और चाइना का, लोन्स हर जगह ले रहे हैं, पर उनकी क्या है ट्रेड पॉलिसीज, हर जगह पे ट्रेड के ऊपर काम कर रहे हैं। आप बार्टर ट्रेड सिस्टम, इस्लामिक बैंकिंग क्या है? इस्लामिक बैंकिंग क्या कहता है कि जी आप शिरकत करें, पार्टनरशिप। ठीक है ना, अगर आप भी सूद ले लें और इस्लामिक बैंकिंग भी सूद ले लें और बोले ये जी रिबा हराम है, तो लोगों का वही सवाल होता है कि यार ये तो एक ही मंजन बेच रहे हैं, डब्बा बदल बदल के। सही। अब बताइए, कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि जो हमारे नदीम भाई ने बात की है, वो मैं इस बात से इसको कि जहाँ पे आप ईरान के साथ आप बातें करते हैं, अमल तो आपका ईरान के साथ ज़ीरो है। बातें बड़ी हमने की, हमने गैस पाइपलाइन जो हमने कितना पुराना अधूरा सब्जेक्ट है, अभी तक वो गैस पाइपलाइन कंप्लीट नहीं हुई। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे पाइप खोले ना तो गैस आती है। दुनिया के अंदर जिस मुल्क में भी जाएं, नेचुरल गैस को लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको आप जो है लिक्विफाइड करके उसको इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, उसके पॉलीप्रोपिलीन का दाना बनता है, उसको आप गैसोलीन बना के उसको यानी इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप, और वहाँ सऊदी अरब, कतर जैसा मुल्क जहाँ पे गैस हम इंपोर्ट करते हैं, वहाँ भी पाइप के ज़रिए गैस नहीं है, वहाँ गैस सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं। आप देखें, हम इतनी हमारी अयाशी है कि हम गली गली में गैस पहुँचा रहे हैं, और वो गैस लीक भी हो रही होती तो अगर सस्ती गैस मिल रही थी, अगर सस्ती गैस हमें ईरान से मिल रही है, महज अमेरिका को खुश करने के लिए अभी तक हमने उस पाइपलाइन को जोड़ा नहीं। काश हम ये पहले कर लेते तो इस वक्त हमारा बहुत बड़ा, और आप जो गैस के बिल आ रहे हैं लोगों के पास, वो होश रुबा, और लोग बिजली के बिलों, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे लोगों ने मीटर को हार पहनाए हुए हैं और उनके आगे बैठ के वो जिस तरह हिंदुओं की वो होती है उसकी यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई मीटर स्लो चलना। लोगों की चीखें निकाल दी आपने हर जगह यार, कौन सी चीज रह गई? मेरे पास वक्त कम है, मुझे एक चीज़ बताइए कि गवर्नमेंट में आने से पहले
या इक़्तिदार से पहले, इलेक्शन से पहले सबके पास मुल्क चलाने के बेहतरीन टोटके और हल होते हैं। जिस वक्त वो गवर्नमेंट में आते हैं उस वक्त जो है वो उनसे कुछ हो नहीं पाता। इसके पीछे क्या वजह है? अभी भी देखें, जो लोग इक़्तिदार में नहीं है सारे सॉल्यूशंस उन्हीं के पास पड़े हुए हैं। देखो बात यह है कि मुसीबत यह है कि अभी तक आज़ादाना इलेक्शन नहीं हुए। आज़ादाना इलेक्शन क्या होते हैं? मैं बताता हूँ सर, 1% एलीट क्लास 71 साल से इस मुल्क पे हुकूमत कर रही है और आवाम 99% गरीब और मुतवसत तबका जो कि इस मुल्क का असल वारिस है वो आज तक इक़्तिदार में नहीं आए। वो 99% गरीब और मुतवसत तबका ही वोट देता है, वो 1% अमीर तो वोट भी नहीं देता। और ये जिम्मेदार आज के हालात का जिम्मेदार ये गरीब और मुतवसत आदमी है। जिस दिन ये दोनों मिल गए और एलीट क्लास को इस मुल्क से वोट के जरिए निकाल दिया, ये मुल्क अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि असल पासबान इस मुल्क के वही लोग हैं। 1% जो एलीट है, इनके सबके असासे बाहर है, इनकी औलादें बाहर है, इनके सारा कुछ इनका बाहर है। ये 99% लोग जो है इस मुल्क के असल वारिस है, उनको इक़्तिदार में आने नहीं दिया गया। अगर उसको मुल्क को बचाना है तो इनके हाथ में इक़्तिदार देना होगा और मदाखलत नहीं करनी होगी। आज आज़ाद इलेक्शन कराइए और मुतवसत और गरीब आदमी, आम आदमी मिल गया, आप देखें मुल्क कितना ताकतवर होता है। मुल्क की बका इनके हाथों में करवाएगा। जो इदारे जो मुलव्वस, वो क्यों मुलव्वस हो जाते हैं, क्यों उनको ला के बिठा दिया जाता है, क्यों लोग कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि सिलेक्टेड MP है, सिलेक्टेड MNA है, सिलेक्टेड वजीर है, क्यों कहने को मजबूर कर दिया यार? इससे हमारा जान छूटे। जिस दिन जान छूटेगी, मेरा ईमान है उस दिन पाकिस्तान एक मजबूत तरीन मुल्क बन के, क्योंकि उनको पता है ना, मुझे पता है वो मेरिट पे जब लोग आएंगे तो लोग ऑटोमेटिक अपना, मुझे पता है ना सर, एक सेकंड में कंप्लीट कर लो बात रह जाएगी, फायदा नहीं। देखिए मुल्क में जब मुझे मालूम है ना कि ये घर मेरा है तो मैं इसका ज़्यादा हिफाजत करूंगा। मुझे पता है मेरे पास ये तो घर मेरा किराए पे, असल मेरा सारा लंदन में और अमेरिका और कनाडा में रखा हुआ है, तो मैं तो वहाँ की तरफ जाऊंगा ना, यहाँ को तो नहीं देखूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच अमानुल्लाह साहब, थैंक यू सो मच नदीम मौलवी साहब। मैं कोई आप अपनी शॉर्टली कोई एक राय देना चाहते हैं? बस एक छोटी सी कि ये मुल्क हमारा है जी, हम सबका। अगर ऑपोजिशन के पास कोई अच्छी तजावीज़ है तो वो गवर्नमेंट को दे और गवर्नमेंट को चाहिए उस अच्छी तजावीज़ पे काम करे, क्योंकि हमारा मकसद ये मईशत को बेहतर करना और हर पाकिस्तानी के लिए यही चाह रहे हैं। और एक छोटी सी बात, अगर जो बड़े इदारे की पोस्टों पे बैठे हुए हैं वो अपना प्रोटोकॉल छोड़ के अपने नीचे के लोगों से सबसे मिले और मालूम करें कि क्या प्रॉब्लम्स है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। और आगे जो भी ये फैसले हो रहे हैं, तब्दीलियाँ हो रही हैं, आप सब भी दुआ करें, हम भी यही दुआ कर रहे हैं कि ये मुल्क कौम के हक़ में हों ये सारे फैसले। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों से इंशाअल्लाह पीर के रोज़ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।